जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो सेट नंबर 10 का जो है वो सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इसरो की स्थापना कब होती है। तो इसरो की जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को होती है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में स्थित है और जिसके अध्यक्ष जो है वो वर्तमान समय में एस सोमनाथ हैं और जिसके संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। इनकी वाइफ है मृणालिनी साराभाई। जिनका संबंध किस भारतीय नृत्य से संबंधित है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे। परमाणु कार्यक्रम के अध्यक्ष कौन हैं। तो डॉक्टर होमी जे भाभा जो हैं वो परमाणु कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना 1971 में होती है। कहाँ पर? श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जानते थे। किस नाम से? मिसाइल मैन के नाम से जानते थे। डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? सन 1958 में। डिफेंस रिसर्च करके इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, डीआरडीओ का। इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान समय में जो है समीर वी कामत जो है इसके अध्यक्ष हैं, जो कि रक्षा मंत्रालय के अधीन में आता है। इसकी टैगलाइन क्या है? वलस्यम मूलम विज्ञानम। क्या है डीआरडीओ की? वलस्यम मूलम विज्ञानम इसकी टैगलाइन है। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात हो गया था और साक्षरता दर हो चुकी है। अब किसकी बात आती है? जनसंख्या घनत्व की। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस यूनियन टेरिटरी का है? तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो है इसका सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में कितने पर्सन रहते हो। सबसे अधिक की बात करते हैं तो दिल्ली में जो है वो सबसे अधिक यूनियन टेरिटरी में। किसमें? यूनियन टेरिटरी में, ठीक है। कहाँ पर? दिल्ली में। और सबसे कम तो अंडमान एंड निकोबार में। यहीं पर अगर सबसे कम की बात कर लेते हैं तो मिजोरम है और सबसे ज़्यादा की बात कर लेते हैं तो सिक्किम है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व के मामले में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 पर व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर। क्या? 382 पर व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर इस जनसंख्या घनत्व है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। कौन सा है? बिहार है सबसे अधिक। कितने व्यक्ति रहते हैं? तो 1106 व्यक्ति जो हैं यहाँ पर 1 किलोमीटर में ज़्यादा व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। और सबसे कम में कौन आता है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है ये आता है। कितने? 17 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में सबसे कम स्टेट वाला राज्य है। यहाँ पर मिजोरम में 52 पर व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं और सिक्किम में जो है वो 86 जो है पर किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? यहाँ पर यूनियन टेरिटरी, यहाँ पर भी यूनियन टेरिटरी। कम में अंडमान निकोबार, ज़्यादा में दिल्ली। जनसंख्या घनत्व कितना है भारत का? 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। अब आ जाता है जिला। जिला कौन सा है? तो दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट वाला जो जिला है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो दिबांग घाटी है। कौन सा है? दिबांग घाटी सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, ठीक है, जिसमें 1 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से रहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर लेते हैं, जो कि जिसे हम जैव आरक्षित क्षेत्र के नाम से जानते हैं या फिर बायोस्फीयर रिजर्व बोल रहे हैं। इंग्लिश में बायोस्फीयर रिजर्व होता है और हिंदी में जो है वो जैव आरक्षित क्षेत्र बोलते हैं। कुल कितनी संख्या है इनकी भारत में? तो कुल 18 संख्या है। एमएवी प्रोग्राम क्या होता है? मैन एंड बायोस्फीयर इसमें शामिल होते हैं एमएवी प्रोग्राम में, ठीक है। 12वां कौन सा था? तो पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क है, जो कि 12वां बायोस्फीयर रिजर्व था, ठीक है। इसकी शुरुआत कब होती है बायोस्फीयर रिजर्व की? तो 1971 से जो है इसकी शुरुआत होती है। सुंदरबन डेल्टा है और भी 18 भी काउंट कराएंगे, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा है पश्चिम बंगाल का। पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश का। अचन कमार जो कि अमरकंटक में स्थित है, ये कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में है। सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में है
और सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी ताहर जो कि तमिलनाडु में स्थित है, इसको कब चिन्हित किया गया था? तो 1986 में इसको चिन्हित किया गया था। एमएवी प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल होने वाला, अभी बताया ना, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व इसमें आते हैं एमएवी प्रोग्राम में, तो ये नीलगिरी ही ताहर है जो कि तमिलनाडु में स्थित है और इसको 1986 में चिन्हित किया गया था। इम्पॉर्टेंट बुक्स आ जाते हैं। द वाइट टाइगर किसकी है? तो अरविंद अडिगा की है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय की है, जिन्हें 1997 में बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ब्रेकिंग इंडिया की बात कर लेते हैं तो राजीव मल्होत्रा हैं। द लास्ट क्वीन की बात कर लेते हैं तो चित्रा दिवाकरुणी जो है ये इसकी लेखिका है। सिलेक्शन डे की बात कर लेते हैं तो अरविंद अडिगा की है, जिन्हें 2008 में बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और अरुंधति रॉय को बुकर अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था? तो 1997 में, और अरविंद अडिगा को 2008 में बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था सिलेक्शन डे के लिए। घटम वाद्य यंत्र से संबंधित कौन से पर्सन है? ठीक है, और कौन कौन से वाद्य यंत्र जो है घटम में बजाए जाते हैं? तो घटम जो है वो मटका से संबंधित है, जिसके कलाकार टी.एच. विनायक राम, सुकन्या राम गोपाल और श्री गिरिधर उनुपा जो है इससे संबंधित है। किससे? घटम से। कि इसमें गिटार होता है। गिटार से संबंधित कौन कौन से हैं? तो ब्रजभूषण काबरा है और बैजू धर्मजन जो हैं वो गिटार से संबंधित हैं। इसमें कंजिरा होता है। कंजिरा से संबंधित कौन कौन से हैं? तो जी हरिकृष्णन है, स्वामीनाथन सेल्वा है और गणेश हैं। ठीक है। सैक्सोफोन से कौन कौन से संबंधित हैं? तो सैक्सोफोन से कादरी गोपालनाथ जो है वो सैक्सोफोन से संबंधित है। कथा सरित सागर की बात कर लेते हैं तो कथा सरित सागर जो है इसके लेखक कौन है? सोमदेव है। कौन है? सोमदेव है, जिसमें परियों की कहानियां का वर्णन किया गया है और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। गीत गोविंद किसने लिखा है? तो जयदेव के द्वारा जो है वो गीत गोविंद लिखी गई है। देवी चंद्रगुप्तम जो है वो विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है। बुद्ध चरितम की बात कर लेते हैं तो अश्व घोष के द्वारा लिखी गई है। कुमार संभवम की बात कर लेते हैं तो कालिदास के द्वारा ये लिखी गई है। मेघदूतम, शकुंतलम, रघुवंशम ये सभी किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो कालिदास के द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई हैं। मृच्छकटिकम की बात कर लेते हैं तो ये शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी की बात कर लेते हैं तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। राजतरंगिणी जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है, इसको कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई है। कामसूत्र जो कि वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई है। पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। मालती माधव जो कि भवभूति के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। ठीक है, ये पुस्तकें जो है वो कभी भी चेंज नहीं होती हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। अनुच्छेद 120 किससे संबंधित है? ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आरपीएफ एसआई में भी पूछा गया था, जो कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। कौन? आर्टिकल 120। विधानमंडल के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा किस में आती है? तो 210 में आती है। संसद 120, 210 में किस में? विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 344 में क्या आता है? राजभाषा पर संसद का आयोग जो है वो आर्टिकल 344 में आता है। राजभाषा किस भाग के अंतर्गत आती है? तो भाग 17 के अंतर्गत राजभाषा का वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक वर्णित है भाषा का। ठीक है। राजभाषा आयोग कब बना था? तो 1955 में राजभाषा आयोग बनता है, जिसके पहले अध्यक्ष बीजी खैर बनते हैं। और राजभाषा एक्ट जो है वो 1963 में आता है। संसदीय राजभाषा समिति कब बनती है? तो 1976 में बनती है, जिसमें राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं और लोकसभा के 20 सदस्य इसमें होते हैं संसदीय राजभाषा समिति में, जिसको 1976 में बनाया गया था। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। किस आर्टिकल के तहत? तो 126 के तहत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं, इसकी स्थापना नई दिल्ली में होती है। कब? 26 जनवरी 1950 को। कहाँ पर? नई दिल्ली में।
पहली बैठक कब होती है? तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की पहली बैठक होती है। नई दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट कहाँ था? मतलब नई दिल्ली से पहले, तो नई दिल्ली से पहले जो है सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में था, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बनाया गया था। कब? 1774 में। कब? 1774 में इसको बनाया गया था। कहाँ पर तब इसका हेडक्वार्टर था? तो कलकत्ता में पहले स्थापित था, फिर दिल्ली में बनाया गया। कब? 26 जनवरी 1950 को वहाँ से लाया गया। जिसमें मुख्य न्यायाधीश कौन कौन से थे? तो एलिजा एम्पे जो है उस टाइम मुख्य न्यायाधीश थी, जब यहाँ पे कलकत्ता में था ये, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय जो है तब जब कलकत्ता में था। इसमें अन्य 3 भी थे, लेमिस्टर, चेम्सवर्थ और हाइड। ये 3 जो हैं इसमें अन्य न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में 33 + 1 होते हैं। एक कौन होता है? जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो। टोटल अगर बात कर लेते हैं तो 34 इनकी संख्या होती है। 129 आर्टिकल क्या कहता है? अभिलेख न्यायालय कहा गया। सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा गया है। किसमें? आर्टिकल 129 में। आर्टिकल 125 की बात कर लेते हैं तो न्यायाधीश के वेतन और भत्ते की बात 125 में की गई है। 127 में किसकी बात बोली गई है? जब संख्या पूरी ना हो तब तदर्थ बनाए जाते हैं। तब तदर्थ बनाए जाते हैं। ऐसे कौन से पर्सन थे जो पहले तदर्थ बनाए गए थे? तो एक हॉक जज जो है वो बनाए गए थे, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं, यानी कि हाई कोर्ट की। उच्चतम न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय होता है क्या? हाई कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है? 131 आर्टिकल के तहत में क्षेत्र अधिकार को परिभाषित करता है हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट की पीठ जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो न्यू दिल्ली में स्थित है। आर्टिकल किसके तहत? आर्टिकल 130 के तहत। 132 के तहत क्या है? सुप्रीम कोर्ट के कुछ मामलों में हाई कोर्ट से संबंध, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ मामलों में हाई कोर्ट से संबंध 132 में है। 131 में क्या है? हाई कोर्ट का क्षेत्र अधिकार। क्या है? हाई कोर्ट का क्षेत्र अधिकार। यही ऊपर बात लिखी गई है, क्षेत्र अधिकार को परिभाषित करता है आर्टिकल 131। मोहम्मद शाह रंगीला की बात कर लेते हैं तो इसका शासनकाल जो है वो 1719 से लेकर 1748 तक चलता है, जिसका वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। इसने जजिया कर को पूर्णतः खत्म करा दिया था। किसने? मोहम्मद शाह रंगीला ने, ठीक है। इसके समय 4 स्वतंत्र राज्य बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? 1722 से लेकर 1726 के बीच में। एक तो हैदराबाद की स्थापना होती है, जो कि चिल्लिक खान के द्वारा इसकी स्थापना कराई जाती है। फिर दूसरी होती है अवध की स्थापना, जो कि बुरहान उल मुल्क के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तीसरी है बंगाल की स्थापना, जो कि मुर्शिद कुली खां के द्वारा इसकी स्थापना होती है। मथुरा की किसके द्वारा होती है? तो वदन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना होती है। इसके समय पर बाजीराव आए थे। कौन? बाजीराव जो है इसके समय पर आते हैं। कब? 1737 में। 1739 में क्या होता है? नादिर शाह का आक्रमण होता है और इसने क्या किया था? दिल्ली को लूट लिया था, ठीक है, जिसमें 17 करोड़ रुपए की धनराशि भारत से लूट कर ले गया था। कौन? नादिर शाह, ठीक है। इसके बाद में पानीपत के युद्ध की बात कर लेते हैं। तो पानीपत का युद्ध जो है वो पानी पिया खाना खाया, आपको याद होगी ट्रिक। तो उसमें जो पानी पिया था वो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जो कि 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, ठीक है, जिसमें इब्राहिम लोदी जो है वो हार जाता है और लोदी वंश समाप्त हो जाता है, जो कि गुलाम वंश का अंतिम वंश होता है। और बाबर जो है वो मुगल वंश की नींव को रखता है, ठीक है। फिर दूसरा युद्ध जो है वो 1556 में होता है, जो कि अकबर और हैमू के बीच में होता है, जिसमें अकबर जीत जाता है और हैमू जो है वो हार जाता है। तीसरा युद्ध जो है वो जो कि 1761 में होता है, किसके किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में होता है, पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं और मराठा जो है इसमें हार जाते हैं, ठीक है। 1764 में क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है। इस समय कौन से मुगल बादशाह थे? तो शाह आलम द्वितीय जो है इस समय मुगल बादशाह थे। कौन? शाह आलम द्वितीय। मुगल कार्यकाल की बात कर लेते हैं तो शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल जो है
वो 1760 से लेकर 1806 तक चलता है। किसका? शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल। पानीपत के युद्ध के समय, कौन से तीसरे युद्ध के समय जो है वो सम्राट कौन थे? तो शाह आलम द्वितीय सम्राट इसके रहते हैं। किसके? मुगल वंश के। ठीक है, क्योंकि 1761 में ये होता है और फिर 1760 से लेकर 1806 तक ये इनका मुगल कार्यकाल चलता है। बहादुर शाह जफर की बात कर लेते हैं तो 1837 से लेकर 1857 तक इनका कार्यकाल चलता है, जो कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। कौन था? अंतिम शासक था। इसको अंग्रेजों के द्वारा रंगून में भेज दिया गया था। रंगून किसको बोलते हैं? तो म्यांमार को ही रंगून नाम दे दिया गया। वर्तमान में जो है वो म्यांमार है, इसको पहले रंगून बोलते थे। और कब? 1858 में अंग्रेजों ने इसको रंगून भेज दिया था। ठीक है, जिसको बर्मा भी बोलते हैं, म्यांमार में भेज दिया गया था। ठीक है, बर्मा, म्यांमार, रंगून एक ही बात है। मुगलों का शासनकाल की बात कर लेते हैं तो 1526 से मुगल साम्राज्य स्टार्ट होता है और लोधी वंश का खात्मा होता है, यानी कि गुलाम वंश का 1857 तक चलता है। के बीच कब से कब तक नहीं रहा? 15 वर्ष तक जो है मुगलों का शासन नहीं चलता है इनके बीच में। जब शेरशाह सूरी आ जाता है 1540 से लेकर 1555 तक। ठीक है, हुमायूं को भगा देता है और हुमायूं जो है वो फिर वापस आता है 1555 में। ठीक है, और उसके बाद में जो है अपना दोबारा से मुगल वंश का शासक बनता है। ठीक है, 316 वर्ष तक जो है वो मुगलों के द्वारा शासन किया गया था। 15 वर्ष इसलिए घटाए गए क्योंकि यहाँ पर सूर्य वंश आ गया था दिल्ली में, जिसको शेरशाह सूरी बोलते हैं, और हुमायूं को भागना पड़ा था। वही चीज़ इसमें लिखी है। कवि कौन है मुगल वंश इसमें? तो मिर्जा गालिब जो है यहाँ पर कवि रहते हैं। इसके शासनकाल जो है वो सिकुड़कर दिल्ली तक रह गया था। किसका? मुगल वंश का शासनकाल जो है वो सिकुड़कर दिल्ली तक रह गया था। कहाँ तक? चांदनी चौक से पालम तक। कहाँ तक? चांदनी चौक से पालम तक। इसने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। किसने? मुगल वंश जो है इसने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। कमांडर का नाम क्या था? तो बख्त खान जो है वो 1857 की क्रांति के कमांडर का नाम था। वायुमंडल में आ जाते हैं तो वायुमंडल में कितनी परत होती हैं? सबसे निचली परत जो है जिसको क्षोभ मंडल बोलते हैं। फिर इसके ऊपर जो है वो समताप मंडल होती है, जिसमें हवाई जहाज वगैरह जो है वो उड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद में आती है मध्य। मध्य मतलब दो ऊपर हो गए, दो नीचे हो गए। मध्य में मध्य मंडल आती है, जिसको मीसोस्फीयर कहते हैं। वायुमंडल, मध्य मंडल के बाद में कौन सी आती है? वायुमंडल। ठीक है, और इसके बाद में आती है बहिर्मंडल। ठीक है, कौन सी आती है? बहिर्मंडल आती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है वो 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक होती है। समताप मंडल की जो है वो 12 से लेकर 50 किलोमीटर तक होती है, जो कि यहाँ पर हवाई जहाज उड़ते हैं। और क्षोभ मंडल में क्या होता है? बरसात वगैरह जो है सब इसी में, मौसम, जितने भी मौसम का परिवर्तन होता है वो क्षोभ मंडल में होता है। मध्य मंडल की बात कर लेते हैं तो 50 से लेकर 80, वायुमंडल की 80 से लेकर 700, और बहिर्मंडल की बात कर लेते हैं तो 7 व 8 किलोमीटर के आगे। ठीक है, 700 और 800 किलोमीटर के आगे जितना भी होता है, यहाँ पे ये 700 व 800 किलोमीटर कर लेना। ठीक है, तो कितना हो गया? बहिर्मंडल में आते हैं। और रेडियो तरंगें कहाँ से आती हैं? तो वायुमंडल, जिसको हम थर्मोस्फीयर के नाम से जानते हैं, यहाँ से रेडियो तरंगें आती हैं। क्योटो प्रोटोकॉल की बात कर लेते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 11 दिसंबर 1997 से लागू होकर 16 फरवरी 2005 तक चलता है। और इसको जो है जापान में क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। और रियो सम्मेलन जो है, जो कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन से संबंधित है, इसको 1992 में रियो सम्मेलन होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, इसको 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है। ओजोन परत क्या करती है? तो ओजोन परत जो है वो स्किन कैंसर से हमें बचाने का काम करती है। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो 16 अक्टूबर को जो है वो ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है,
कब? 16 अक्टूबर को। स्टॉकहोम सम्मेलन की बात कर लेते हैं, जो कि पर्यावरण से संबंधित है और इसको 2001 में स्टॉकहोम सम्मेलन मनाते हैं। तारों का टिमटिमाना जो है वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश का अपवर्तन सुना है, उसके कारण होता है। तारों का रंग कैसा है? तो तारों का रंग जो है वो उसके तापमान पर निर्भर करता है। गर्म तारे जो होंगे उसको नीले सफ़ेद रंग के होते हैं, और जो ठंडे तारे होते हैं वो नारंगी और लाल रंग के होते हैं। ठीक है, इसमें उल्टा उल्टा है, ठंडे हैं तो नारंगी और लाल होंगे, और गर्म हैं तो नीले और सफ़ेद होते हैं। अपवर्तन के और अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं? तो जैसे कि पानी में आप छड़ी को डालेंगे तो छड़ी जो है वो टेढ़ी नज़र आएगी। आप सिक्के को पानी में डालेंगे तो थोड़ा उभरा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, आँख पर छवि का निर्माण जो है वो भी अपवर्तन के कारण होता है। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? प्रकीर्णन, जैसे कि आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो वो प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, जो जब बरसात होती है तो वो कई कलर के निकलते हैं। ठीक है, बिग व्योर करके उसकी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, उसको नाम एग्जैक्टली अभी दिमाग में नहीं चढ़ रहा, तो वो भी जो है प्रकीर्णन के कारण ही होता है। परावर्तन की बात कर लेते हैं, तो उल्टा जल में प्रतिबिंब बनता है। किसके कारण? परावर्तन के कारण। प्रकाशीय तंतु क्या होता है? जो कि हीरे की चमक होती है, TIR, जिसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे की जो चमक है वो किसके कारण होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। आप एक इसका उदाहरण और है, जब शीशा जो है बीच में से चटक जाता है ना, वो भी क्यों चमकता हुआ दिखाई देता है? तो वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? तो लाल रंग की होती है। ठीक है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? तो बैंगनी कलर की होती है, जिसको वॉयलेट भी बोलते हैं। बैंगनी रंग की आवृत्ति जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन लाल रंग की आवृत्ति जो है वो सबसे कम होती है। ठीक है, नेट्रियम की बात कर लेते हैं, तो लेट्रियम का लैटिन नाम क्या है? तो सोडियम है। पोटेशियम का लैटिन नाम कैडमियम है। टिन, जिसको हम SN बोलते हैं, इसका स्टेनम है। सीसा, PB, लेड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसको प्लवम के नाम से जानते हैं। कॉपर को क्यूप्रम के नाम से जानते हैं। AU, जिसको हम सोना बोलते हैं, इसको हम लैटिन नाम में औरम बोलते हैं। चांदी, जिसको हम AG बोलते हैं, इसको हम लैटिन नाम में अर्जेंटम बोलते हैं। टंगस्टन, टंगस्टन की जो सुने होंगे ना, टंगस्टन के धातु का उपयोग करते हैं। ठीक है, किसमें? जो हीटर होता है ना, उसमें जो तार लगे होते हैं उसमें, और प्रेस में भी लगे होते हैं टंगस्टन के धातु के उपयोग, है ना, जिसको हम वॉल्फ्राम के नाम से जानते हैं। लोहा, Fe, जिसको हम फेरम के नाम से जानते हैं लैटिन भाषा में। अंतरिक्ष यात्री अपने साथ इतना भोजन तो लेकर नहीं जाते, लेकिन वो वहाँ पर खाते क्या होंगे जिससे उनको एनर्जी मिलती है? तो छोटी छोटी पिल्स आती हैं खाने के लिए, जिसको बोलते हैं क्लोरेला शैवाल लेकर जाते हैं। ठीक है, उसकी बनी हुई होती है, क्लोरेला शैवाल की छोटी छोटी पिल बनी हुई होती है, जिससे उन्हें एनर्जी जो है वो मिलती है, और काफ़ी टाइम तक जो है ये बना रहता है। हाइड्रोडिक्योन शैवाल क्या होता है? जो कि पानी का जाल बनाता है। ठीक है, किसका? पानी का जाल बनाता है। शैवाल की कोशिका सेल्यूलोज व पैटिन की बनी होती है। किसकी? शैवाल जो है कोशिका और सेल्यूलोज व पैक्टिन की बनी होती है। पारे का लैटिन नाम क्या होता है? तो पारे का लैटिन नाम हाइड्रोजर्मन होता है। नीले हरे शैवाल को क्या कहते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। लाल शैवालों को सैडोफाइटा के नाम से जानते हैं। हरे शैवालों को क्लोमाइडोमोनास के नाम से जानते हैं, और भूरे शैवाल को सरगुसम के नाम से जानते हैं। आई रूपी की बात कर लेते हैं, तो आई रूपी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम यानी कि
एनपीसीआई द्वारा विकसित किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? एनपीसीआई के द्वारा। इसको 2008 में बनाते हैं आई को, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है, जिसका एक्ट 2007 में आता है, 2008 में ये बनता है और मुंबई हेडक्वार्टर रहता है। भीम यूपीआई कब आता है? तो यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूआरएल अलग है और यूपीआई अलग है। यहाँ पर होता है यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और यूपीआई का जो फुल फॉर्म होता है तो यूनिफाइड लगाते हैं। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको 2016 में आता है। कब? 30 दिसंबर 2016 को। और भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भीम का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको हम कहते हैं, ये किस लिए होता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग संस्थान द्वारा अनुशासित होता है, जिसको 1 जनवरी 1956 को बनाया था। और CACP भी इसी से संबंधित है, जिसमें 5 सदस्य होते हैं, और इसको 1985 में बनाया गया था। किसको? CACP को। एमएसपी में कितनी फसलें आती हैं? तो इम्पोर्टेंट है, एमएसपी में 23 फसलें आती हैं, जिसमें 7 अनाज, 5 दालें, 7 तिलहन और 4 अन्य फसलें यानी कि वाणिज्यिक फसलें जो हैं वो आती हैं। 7 तिलहन हैं, 5 दाल हैं और अनाज जो है वो 7 प्रकार के होते हैं। कुल मिलाकर 23 फसलें होती है एमएसपी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 5 दाल, 7 तिलहन, 7 अनाज और वाणिज्यिक फसलें कौन सी? 4। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है इसलिए ये चीज़ बता रहे हैं। इम्पॉर्टेंट कितनी है? इतनी चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एमएसपी में कितनी फसलें होती हैं, तो 23 फसलें होती हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, और अन्य सभी क्लासेस की जो पीडीएफ है वो आपको एडवांस में हम दे देते हैं, और क्लास के बाद भी जो है वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।